हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आईबीपीएस आरआरबी की डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ठीक है, तो क्या हो गया ये नोटिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन हाइलाइट्स है वो मैंने पॉइंट आउट करके ये वीडियो बनाया हुआ है। जो चीजें मेनली ध्यान देने वाली है इस नोटिफिकेशन में हमें, तो सबसे पहले देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो 1 सितंबर से 21 सितंबर तक के लिए ओपन है। ठीक है, फिर उसके बाद है जो हमारा एडिट या करेक्शन विंडो जिसको हम बोलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के बाद आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा हमें। ठीक है, अगर आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है तो नवंबर 2025। फिर उसके बाद जो प्रीलिम्स एग्जाम है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, वो नवंबर, मतलब मान के चल नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग में हो सकता है। और फिर ऑनलाइन या मेंस एग्जाम जो है या सिंगल एग्जाम, देखिए ये जो सिंगल लेवल एग्जाम है ना, ये ऑफिसर स्केल 2 एंड अबव के लिए होता है। उसमें प्रीलिम्स नहीं होता है, उसमें बस एक सिंगल लेवल एग्जाम होता है, मतलब सॉर्ट ऑफ मेंस एग्जाम होता है बस। ठीक है, तो इसकी डेट है दिसंबर 25 और फेब 26। मतलब ये देखिए जो मेंस एग्जाम आपका होने वाला है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल का, वो दिसंबर 25 में होगा। बाकी जो सिंगल लेवल एग्जाम है इनका ऑफिसर स्किल 2 एंड अबव का, उनका फेब 26 में होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, फिर अब देखिए ये जो एप्लीकेशन फी है उसके बारे में, ऑफिसर स्किल 1, 2 एंड 3। ठीक है, 175 रुपीज, 850 रुपीज फॉर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, वो आप अपना देख लीजिएगा। फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम फी स्ट्रक्चर है, 850 रुपीज प्लस 175 रुपीज। ठीक है, ये तो एप्लीकेशन चार्जेस की बात हो गई। उसके बाद हम देखिए वैकेंसीज कितनी हमारी है वो हम देख लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आते ही हल्ला हो गया 13,000 प्लस वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसी, ये वो। तो वो सब पे ध्यान नहीं देना। जो ऑफिस असिस्टेंट मतलब जो क्लरिकल के लिए टोटल वैकेंसीज है वो 7,930, नियरली इक्वल टू 8,000 वैकेंसीज है। और ऑफिसर स्किल 1 वो है 3,900, तो 11,900 जो मेन वैकेंसीज है वो हमारी है। फिर उसके बाद ऑफिसर स्किल 2 के लिए 854 वैकेंसीज है। जनरल बैंकिंग के लिए ऑफिसर स्किल 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 87 एंड सो ऑन है। ठीक है, तो हमारी ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज ये है। तो ये तो आपका 13,000 प्लस वैकेंसीज का सच पहला। ठीक है, आपको देख लीजिए सामने। अब इसके बाद देखिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एज क्राइटेरिया। जो ऑफिस असिस्टेंट है उनके लिए 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स एज होनी चाहिए। मतलब डेट ऑफ बर्थ शुड लाई on or later than 2nd September 97 to 1st of September 2007, both dates include। अगर आपका बर्थडे फर्स्ट, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका 1 सितंबर 2007 है या 2 सितंबर 1997 है, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, ऑफिसर स्किल 1 के लिए आपका हो जाता है 2995 19207। ठीक है, ऑफिसर स्किल 2 के लिए ये हो जाता है, ऑफिसर स्किल 3 के लिए सो ऑन। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन की बात होती है, तो ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में, मतलब जनरल बैंकिंग एग्जाम्स में जो हमने देखा है वो सेम ही होता है। SC ST के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है, उसके बाद PWD के लिए 10 इयर्स का है। ठीक है, तो ये हुआ एज रिलैक्सेशन की बात। अब देखिए जो एडिट विंडो या हम जिसको करेक्शन विंडो बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो में ये भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि करेक्शन वीडियो क्या है, सुन के बच्चों को लगता है कि ठीक है, मतलब करेक्शन मतलब सब कुछ हम करेक्ट कर सकते हैं। तो
आप सब कुछ करेक्शन विंडो में नहीं चेंज कर सकते, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो इसलिए जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आप 100% मान के चलिए कि आपको करेक्शन विंडो का यूज नहीं करना है। ये इसके लिए है, मान लीजिए कोई ह्यूमन एरर हो जाती है या कोई वैसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको कोई चीजें चेंज करनी पड़ती है। अदरवाइज आप करेक्शन विंडो के भरोसे अपना लीनियंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओनली दोस कैंडिडेट्स विल बी एबल टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन हु हैज सक्सेसफुली सबमिटेड। देखिए एक तो अपने जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें छूट गया है या आपने फाइनल सबमिट नहीं करा, पेमेंट नहीं करा और फिर आप करेक्शन विंडो में सोचे कि मैं वो करेक्ट कर लूंगा, तो ये चीज नहीं है। आपका पूरा फाइनल सबमिट हो जाना चाहिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। रीसबमिट ओनली वन सर्टिफिकेट। देखिए एडिट विंडो की भी एक लिमिटेशन है कि आप एक बार ही एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए एक एडिट विंडो 10th ऑफ सितंबर से ओपन है 15 सितंबर तक। आपने किया कि 10 सितंबर को लॉगिन करा एडिट विंडो के थ्रू और आपने कोई चीज अमेंड कर दी। अब आपको अगले दिन याद आया कि नहीं मुझे एक और चीज अमेंड करनी थी, या जो मैंने अमेंड किया हुआ है वो गलत था, तो अब आप सोचेंगे कि डेट तो 15 तक है तो मैं 11 को भी एडिट विंडो ओपन करूं और जो मेरे से गलती हुई है वो मैं अमेंड कर लूं। नहीं, आपने एक बार अमेंडमेंट कर लिया, अब तो मान लीजिए वो फाइनल सबमिट हो गया, अब तो उसमें मॉडिफिकेशन के जीरो चांसेस है, जीरो चांसेस के एकदम कंफर्मेशन है कि अब आप उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हैं एडिट विंडो में भी वो है, देखिए वो आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट। जो स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया अब आपको उसी स्टेट से एग्जाम देना है, आप स्टेट नहीं चेंज कर सकते। स्टेट फील्ड इन करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस एंड नेशनैलिटी फील्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, इसको ध्यान रखेंगे कि आप क्या क्या अमेंड नहीं कर सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो आपको जो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन ही है वही बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। करेक्शन विंडो तो खैर अब आने लगी है, हमारे टाइम में तो करेक्शन विंडो का कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, तो ठीक है। ये अच्छी चीज है कि मान लीजिए कभी होता है कि ह्यूमन एरर से कोई स्पेलिंग या कोई चीज या कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें अमेंड करना पड़ा, तो ये ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, ये गलत नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजों को आपको एकदम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में ध्यान दे के ही करना है, क्योंकि एक बार जो रजिस्ट्रेशन में आपने फ्री कर दिया फिर आपको उसी पे एग्जाम देना है और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे जो कैटेगरीज है, जो आपकी कैटेगरी है वो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अर्लियर कैटेगरी ये थी, बाद में ये हो गई। कैटेगरी कैन बी मेड एज पर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। मान लीजिए आपने ये कैटेगरी डाली तो आप इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, आपने ये कैटेगरी डाली है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर आप इन केस ऑफ द कैटेगरी चेंज फ्रॉम जनरल ईडब्ल्यूएस टू एससी एसटी ओबीसी, फी ऑलरेडी पेड विल नॉट बी रिफंडेड। फिर उसके बाद एक फी एप्लीकेबल फॉर मॉडिफाइड करेक्शन के लिए जो एडिट विंडो उसका चार्ज 200 रुपीज होगा। करेक्शन फीस वन द लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज। तो ये मॉडिफिकेशन अगर आप एडिट विंडो का यूज कर रहे हैं तो एडिट करने के बाद जब आप फाइनल सबमिट करेंगे, जब आप फाइनल सबमिट करेंगे वही आपका वैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एडिट द लेटेस्ट एप्लीकेशंस ओनली, ठीक है। Subject to the receipt of application correction fee one, only the latest modified application will be treated as valid. After the expiry of edit window, candidates modify correct application, no change modification correction will be allowed. अब ऑब्वियस बात है, मॉडिफिकेशन विंडो की एक डेट होगी, वो डेट के बाद आप उसमें नहीं कर सकते अमेंडमेंट, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए अब यहाँ से डिस्कशन मेन स्टार्ट है कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा वो क्या होने वाला है। तो देखिए ये मतलब जो बच्चे पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता होगा, बट जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बस इसमें रीजनिंग और क्वांट के पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। और देखिए ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का पैटर्न सेम होता है, ठीक है। दोनों में प्रीलिम्स होंगे 40-40 नंबर के। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे, मैथ के लिए आपको
20 मिनट मिलेंगे। टोटल 45 मिनट्स होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, 40-40। देखिए ऑफिशियल स्केल में भी सेम 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 नंबर 40 नंबर 25 मिनट 20 मिनट। ठीक है, अब उसके बाद मेंस एग्जाम के स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। मेंस एग्जाम में देखिए रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा, जीए होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट होगा। 4A, B 2 दिया हुआ है, मतलब इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश का पेपर देना है या हिंदी का पेपर देना है, वो आपकी चॉइस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन 50 नंबर, 40 क्वेश्चन 20 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर। देखिए रीजनिंग में 10 नंबर ज्यादा है, क्वांट का सेम है, और कंप्यूटर में 20 नंबर कम है। ठीक है, जीए में सेम है, क्वांट में सेम है। ये इनके टाइम है, टोटल 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है आरआरबी में। ठीक है, ये आपके ऑफिशियल स्केल 1 का पैटर्न है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए एज इट इज, ऑफिस असिस्टेंट, रिस्पेक्टिव टाइमिंग। उसके बाद इंग्लिश हिंदी में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद क्वांट 40 क्वेश्चन 50 नंबर। बस ये कि यहाँ पे जो क्वांट था वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का था, यहाँ पे क्वांट है वो 40 क्वेश्चन 50 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए ये जो ऑफिसर स्केल 2 एंड अबव का है, ये स्कीमा पेपर का, इनमें देखिए एक ही पेपर होता है, दैट इज मेंस, जिसको लोग सिंगल लेवल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इनका होगा रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश हिंदी में से एक सब्जेक्ट। ठीक है, ये इनके रिस्पेक्टिव टाइमिंग दी हुई है सेक्शंस की, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स सेम है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर, और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, या हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर। उसके बाद जो क्वांट है वो 40 क्वेश्चन 50 नंबर का है। ठीक है, मतलब जैसा ऑफिशियल स्केल 1 का जो पैटर्न होता है, वही इनके सिंगल लेवल का पैटर्न होता है। बस ये है कि जब ये जनरल बैंकिंग कैडर से आप स्केल 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो ये होता है, अगर आप स्पेशलिस्ट कैडर से अप्लाई करते हैं जो कि आईटी है इस बार, तो उसमें देखिए आपके प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन आ जाएगा, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड क्वांट। एक ये प्रोफेशनल नॉलेज आपका ऐड हो जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर का बढ़ रहा है, तो 40 नंबर कहीं पेपर में कम भी होना चाहिए। तो देखिए रीजनिंग में से 10 नंबर कम हो रहा है, क्योंकि ऊपर देखिए रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, तो 10 नंबर यहाँ से बच रहा है हमारा। फिर इंग्लिश को ये लोग भी 40 क्वेश्चन 20 नंबर का कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच जाता है। ये आपके ऑफिशियल स्किल 2 एंड अबव का सिंगल लेवल एग्जाम का पैटर्न है। ये ऑफिशियल स्किल 3 के एग्जाम का पैटर्न है, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांट। कंबाइंड 200 नंबर का 200 सवाल का पेपर, 120 मिनट। सारे पेपर 2 आवर्स के होंगे, चाहे असिस्टेंट का हो, ऑफिसर स्केल 1 एंड अबव का हो। ठीक है, पेपर 2 घंटे के होंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होना है इसमें। अब देखिए स्कोर्स की बात हो गई, तो जैसा कि हमको पता है जो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में होता है प्रीलिम्स, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब उसका आपके स्कोर में, फाइनल स्कोर में, मेरिट लिस्ट में इसके स्कोर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के जो मेंस के मार्क्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे आपके इंटरव्यू का क्वालिफाई करेंगे कि नहीं। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, उसमें आपका मेंस प्लस इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 2 एंड अबव में क्या होगा, उनका तो एक ही रिटन पेपर होता है, सिंगल लेवल पेपर जिसको ये लोग बोलते हैं, जो इनके मेंस लेवल के बराबर होगा। तो बात वही है, इनका जो सिंगल लेवल का एग्जाम होगा उसके मार्क्स डिसाइड करेंगे इनका मेरिट प्लस इंटरव्यू। ठीक है, पहले जो इनके सिंगल लेवल एग्जाम के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे इनका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो इनका मेंस एग्जाम मतलब सिंगल लेवल एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन होगा।
ठीक है, देखिए वही चीज लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने आपको वो चीजें बता दी। अब नेक्स्ट, अब देखिए ये एक पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने बता दिया। देखिए जब तक ये चीज आपके साथ होगी नहीं तब तक आपके लिए ये एकदम यूजलेस है। ठीक है, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं सोचा एक बार बता देते हैं। इसमें लिखा है इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन्ड द सेम स्कोर। बिल्कुल हो सकता है कि मान लीजिए एग्जाम में मेंस की कट ऑफ आउट ऑफ 200, एक मान के चलिए कि 105 कट ऑफ जा रही है आउट ऑफ 200 जनरल कैटेगरी की। ठीक, अब मान लीजिए हमें 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो जो 100वां बच्चा और जो 101 वाला बच्चा है, दोनों ने 105 नंबर स्कोर करे हैं। ठीक, तो अब हम जो अपना फाइनल सिलेक्शन करेंगे वो इस बच्चे का करेंगे या इस बच्चे का करेंगे, कैसे डिसाइड होगा? ठीक, वैसे तो आईबीपीएस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो खुद डिसाइड कर सकती है और वो किसी के लिए आंसरेबल भी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस उनका अपना प्रोसेस है। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है कि दोनों बच्चों में से जो बच्चा सीनियर होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जिसकी एज ज्यादा है उसके पास चांसेस कम है, तो ये लोग जिसकी एज ज्यादा होगी, एज जिसकी भी ज्यादा होगी उसको ये लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि अगर दोनों की एज सेम हो गई उस केस में क्या होगा। खैर ये तो एक्सट्रीम केस हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कोई भी होगा तो एक दिन या 2 दिन कोई ना कोई एक दूसरे सीनियर या जूनियर मिनिमम तो होगा ही। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं वीडियो में। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आ जाएगी तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बोला गया है कि बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चाहिए। लोकल लैंग्वेज एक बड़ा कंसर्न रहा है, चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हो, एसबीआई क्लर्क का पेपर हो, चाहे आरआरबी का हो। लोकल लैंग्वेज, इस वीडियो के लास्ट में मैंने वो लिस्ट अटैच कर दी है। मतलब आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज से आप फेमिलियर होने चाहिए, मतलब आपको लिखना बोलना पढ़ना वो लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी, महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो मराठी, उड़ीसा से अप्लाई कर रहे हैं तो उड़िया, वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं तो बंगाली। ठीक है, तो ऐसे दिया हुआ है। तो ठीक है, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, और एक डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। देखिए ऑब्वियसली आपको पता है कि आपका पेपर ऑनलाइन मोड पे होना है, तो एक बेसिक एकदम बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। फिर बात आती है ऑफिसर स्किल 1 की, तो ऑफिसर स्किल 1 में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। प्रेफरेंस विल बी गिवन, देखिए एक चीज लिखा हुआ है, प्रेफरेंस विल बी गिवन to the candidates having degree in agriculture, horticulture, forestry, animal engineering, pisciculture, agricultural marketing and cooperation, information technology, management, law, economics and accountancy। फिर इसमें भी एक लाइन दी होगी, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज इज प्रिस्क्राइब्ड, लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करी हुई है और ये सब डिपार्टमेंट से, मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो लगे, मान लीजिए किसी ने बीटेक करी हुई है, बहुत सारे बीटेक के बच्चे आजकल अप्लाई करते हैं बैंकिंग में, तो अगर आपने आईटी से बीटेक करी हुई है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू किसी बच्चे ने अगर बीए करा हुआ है या बीएससी करा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे ने एनिमल हस्बेंड्री से बीएससी या एमएससी करा हुआ है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने वो चीजें स्पेसिफाई कर दी है। फिर यहाँ पे ऑफिसर स्किल 2 के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% होना चाहिए। और फिर यहाँ पे वही सारी डिग्रीज दी हुई जो भी होंगे विल बी गिवन कैंडिडेट्स, प्रेफरेंस इन लोगों को दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑफिसर स्किल 1 तक आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, बट जहाँ आप ऑफिसर स्किल 2 एंड अबव में आते हैं तो आपके लिए एक्सपीरियंस कंपल्सरी हो जाता है, ऑप्शनली कंपल्सरी। 2 years एज एन ऑफिसर इन द बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक में एज एन ऑफिसर आपने 2 साल काम किया हो, ऑफिसर स्किल 2 की रिक्वायरमेंट है। 3 की रिक्वायरमेंट बाकी सब सेम है। उसके बाद 1 year इन रिलेवेंट फील्ड, मतलब जिस स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये जनरल बैंकिंग के लिए है तो इसमें नॉर्मल दिया हुआ है कि हमने 2 साल एज एन ऑफिसर बैंक में काम किया हो। अब ऑफिसर स्किल 2 आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे देख लीजिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स। और डिजायरेबल में बोला गया सी प्लस प्लस, जावा, एएसपी, वीसी, ओसीपी एक्सेट्रा का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल काम होगा।
और जैसे आप देख लीजिए आईटी, मतलब इस बार जो जर्नलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की आई हुई है ये आईटी के लिए आई हुई है, ये नोटिफिकेशन दिया देखा था मैंने। तो अब इसमें आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बैंकिंग का मतलब आपने डिजिटल बैंकिंग हो गया, इस फील्ड में 1 साल काम किया हो तो तब आप इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे 50% बोल दिया गया मिनिमम होना चाहिए या 60% बोल दिया गया, तो ये बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए मेरा 59.99 है तो इसको हम 60% करके फॉर्म फिल कर देंगे। नो, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनर्स। ठीक है, ये होगा द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अराइव विल बी इग्नोर्ड, दैट इज 59.98%। तो मतलब इनके कहने का मतलब है डेसिमल के बाद जो भी है उसको हम इग्नोर कर देंगे, जो हमारा डेसिमल के पहले आ रहा है वही हमारा फाइनल परसेंटेज होगा, तो इसको हम लोग 60 नहीं 59 ट्रीट करेंगे। ठीक है, और अगर आपका सीजीपीए ओजीपीए है तो कैंडिडेट्स हैव टू कन्वर्ट देयर सीजीपीए एज पर क्राइटेरिया। देखिए आपने 10th में बहुत लोगों के साथ था कि उनका जो ग्रेडिंग था, मतलब जो मार्क्स थे वो ग्रेड में आए थे। ठीक, तो जिनके भी ग्रेड में उनकी मार्कशीट पे उस ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे जो भी आपका सीजीपीए उसको आप 8.5 से मल्टीप्लाई करिए, 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9.5 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी होगा। मान लीजिए आपका सीजीपीए 10 है और आपके मार्कशीट पे बोला गया उसको 8.5 से कन्वर्ट करिए, तो आपका जो परसेंटेज हो गया वो 85 परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक बैंक का नया कंसर्न स्टार्ट हुआ है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को लेके। तो खैर मुझे नहीं लगता है कि कोई आज के टाइम में मतलब कोई फ्रेशर या कोई बच्चा अगर किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करा तो मतलब जनरल केस में क्रेडिट हिस्ट्री तो नहीं खराब होती है। बाकी अगर आपकी खराब है तो इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई सामान लिया हुआ है ईएमआई पे, और आपने ईएमआई पे नहीं करी है, आधे में छोड़ दिया, लोन आधे में छोड़ दिया डिफॉल्ट करके, तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया। आपको क्या करना है, आपको अपना वो लोन बंद करवाना पड़ेगा। पहली कंडीशन, आप उधार लेके बंद करवाएं, अपने पैसे से बंद करवाएं, डजेंट मैटर, आपको वो लोन बंद करवाना होगा। आपको सिबिल को मेल करना होगा कि आपने लोन रीपे कर दिया, आपका सिबिल ठीक कर दीजिए, और आपने जहां से भी लोन लिया हो आपको वहां से एक एनओसी लेना होगा जो आपको बैंक को प्रोड्यूस करना होगा। मतलब मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने उसको डिफॉल्ट किया तो आपका सिबिल खराब हो गया, अब आपने पे कर दिया, तो अब बैंक से आप एनओसी लेंगे कि मैंने अपना लोन बंद कर दिया है। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो आपका सिबिल स्कोर, हाँ अगर ये दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये सिबिल की एरर है तो आपको सिबिल को मेल करना होगा, तो वो इसको करेक्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो आप अपना सिबिल वगैरह चेक करके रखिएगा एग्जाम में अप्लाई करने से पहले। ठीक है, बाकी अब ये देखिए ये आपकी स्टेट से, जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ के आरआरबी का नाम क्या है, उनका हेड ऑफिस कहाँ पे, और वहाँ की डिजायरेबल लोकल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो आपको जहां से भी अप्लाई करना, वीडियो पॉज कर लीजिए, ये स्टेट्स की लिस्ट देख लीजिए, ये लोकल लैंग्वेज देख लीजिए, और ये लोकल लैंग्वेज आपने क्लास 8 एंड अबव में पढ़ा हुआ हो, मतलब एज एन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए क्लास 8 एंड अबव के। और अगर नहीं है, ठीक है, अब मान लीजिए आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है, तो पता ही क्या होगा, आरआरबी आपको 6 मंथ्स का टाइम देगी कि आपने जो, मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट करी है, या हिंदी तो चलिए कॉमन है, आपने बंगाली सेलेक्ट करी है, मतलब आपने वेस्ट बंगाल चूज किया है, तो आपकी बंगाली हुई है नेपाली हुई, आपको दोनों लैंग्वेज नहीं होते तो बैंक आपको, आप मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है तो बैंक आपको 6 मंथ का टाइम देगी कि देखो भाई जाओ तुम बंगाली या नेपाली सीख के आओ। ठीक है, फिर 6 महीने के बाद वो आपका एक एलपीटी करवाएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपको बंगाली, आप जो भी लैंग्वेज बोलेंगे बंगाली या नेपाली, आपको वो बुलवाएंगे, पढ़वाएंगे, लिखवाएंगे। ठीक है, अगर आप अपनी प्रोफिशिएंसी प्रूफ कर देते हैं, मतलब आप प्रूफ कर देते हैं कि आपने वो चीज सीख ली है, तो फिर आप अपना सिलेक्शन के बाद का जो भी प्रोसेस है, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी आप अटक जाते हैं, ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो बैंक बढ़ाएगी, या आपका कैंडिडेचर जो कैंसिल करेगी कि एक्सेप्ट करेगी, क्या करेगी, फिर वो पूरा अप टू द बैंक हो जाएगा। तो वो उस केस में क्या बैंक डिसाइड करेगी वो बैंक ही जानती है। ठीक है, तो ये तो था पूरा ओवरऑल नोटिफिकेशन।
जो डिस्कस करना था डिटेल नोटिफिकेशन, ना चाहते हुए भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मैंने सोचा था, मैंने इसीलिए इस वीडियो को शॉर्ट कर दिया था, ताकि नोटिफिकेशन क्या होता है कि बड़ा होता है, 20-25 पेजेस के होते हैं और बार बार स्क्रॉल करने में, चीजें ढूंढने में टाइम लगता है। तो लेकिन फिर भी खैर, अब और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, अच्छा चलिए, वो डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो के लगते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरा चैनल नया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरे चैनल से आप लोग को भी हेल्प मिले। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।